नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हेमंत सिंह सर, जो कि एसीएफ हैं, जो कि शिवपुरी में पोस्टेड हैं अभी। तो आज वो आपको फॉरेस्ट मेंस के लिए गाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम प्लेस पे। बोलूंगा कि भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर शुरू से इतना वीडियो का लेंथ देख के करो तो लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि सर ने जो बातें बताई हैं वो 101% आपकी एग्जाम में बहुत बेनिफिट देंगी और बेनिफिशियल हैं बहुत सारी चीजें। जैसे सर ने इंटरव्यू के बारे में बताया, मेंस के बारे में बताया, शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया, या आप कैसे एक सारी चीज का सार बना सकते हैं। तो सारी चीजें आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, है ना। तो सर से अब आप चर्चा कीजिए। सर बताइए बच्चों को कुछ अपने बारे में आप। जी, तो नमस्कार सभी को, नमस्कार आपको भी, और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ऑल एग्जाम प्लेस से, उन सभी को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। मैं शिवपुरी में हूँ, सर ये आपने बताया, फॉरेस्ट सर्विस में एसीएफ हूँ और अभी एज अ ट्रेनी यहाँ पर हूँ। और अभी कुछ टाइम में पोस्टिंग वगैरह का चलेगा, वो सब चीज़ है। 2017 बैच का 2017 बैच में मैंने यहाँ एमपीपीएससी निकाला था, और 2017 2018 से हमारी ट्रेनिंग थी, 2 साल की ट्रेनिंग थी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सर्विस क्या है, क्योंकि अमूमन लोगों को पता नहीं होता है। जब वो तैयारी कर रहे होते हैं एमपीपीएससी की, तो वो ज्यादातर मतलब जैसे हमारे साथ भी यही है कि जब हम इस चीज को दे रहे थे, तब जब हमने पढ़ा कि वहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस नाम की कोई चीज, तब हमें उसके बारे में नॉलेज, हमने थोड़ा जानना चालू किया कि क्या है एसीएफ, क्या होता है रेंज ऑफिसर, क्या होता है। और फिर उसके बारे में धीरे धीरे जब जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज है। और अब सर्विस में हूँ तो 2 साल 2.5 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। और मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि ये जो सर्विस है, ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। और अमूमन अननोन रहती है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले जो है उतना पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं आते हैं जितना बाकी सर्विसेज में, सिविल सर्विस का जितना वो रहता है। लेकिन अगर सर्विस के बारे में बात करें, सर्विस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो चीजें इसमें करने को मिलती हैं एक ऑफिसर के तहत, वो मतलब एक तो आपको लोगों से इंटरेक्शन करने के बहुत ज्यादा चांस हैं, और बहुत सारे आपके मतलब जो आप कई लोग, क्योंकि पीएससी में यही आशा लेके आते हैं जो आगे करके कुछ अच्छा काम करें। तो जब फॉरेस्ट सर्विस में आप आते हैं तो न सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, बल्कि प्रकृति के लिए भी अच्छा काम करते हैं। आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक तरीके से पुण्य का काम भी है। और उसी के साथ साथ आप मतलब पीएससी के थ्रू एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छी नौकरी करें। और मेरे ख्याल से तो बहुत दिल में सुकून देने नौकरी है कि जब आप उसको करेंगे तो आपको एक्चुअली लगे मैंने कुछ किया। मतलब एक जो जब आप रिटायर होके बाहर निकलो तो बोलो कि हाँ, ये सब मैंने किया है, मेरी वजह से आज प्रकृति ऐसी है जो है। मतलब इसका एक अलग ही तो रुतबा है सर, जी, फॉरेस्ट का अगर देखा जाए तो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एक अलग रुतबा है और एक अलग, हाँ, सबसे पहली बात, नेचर मतलब के करीब है, शांति है, पब्लिक इंटरेक्शन उतना ज्यादा है नहीं। तो एक कह सकते हैं कि आप ज्यादा विवादों में नहीं घिरते इसमें। मतलब जैसे लाइक विवादों में घिरने का भी ऐसा तो नहीं कह सकते, विवादों में तो कहते हैं क्योंकि, लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे चल के, क्योंकि अब जिस तरीके से धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, काफी चीजें एनवायरनमेंट की तरफ लोग सजग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के इस नौकरी का जो इंटेंस है वो बहुत बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि जमीन तो उतनी है, और फॉरेस्ट सबको चाहिए। फॉरेस्ट 33% करने की बात जैसे सारी सरकारें करती भी हैं, तो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस आगे चल के बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आगे के अगर उसमें देखें आज से 20-30 साल में, तो ये जो सर है, ये एक तरीके से पूरे इंडिया को डिफाइन करेगी कि आगे इस कंट्री में क्या है। कि आज जितने भी मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, तो वो नेचर की, क्लाइमेट की बातें करते हैं। और हमारे जो स्टेट्स हैं वो काफी मतलब अच्छे माने जाते हैं, विश्व स्तर पे हमारी बात होती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल फॉरेस्ट
प्ले करेगा, तो इसीलिए ये सब बहुत अच्छे जी। मतलब फॉरेस्ट बच्चा अगर चॉइस करता है, लाइक अगर वो डीसी डीएसपी ना चुन के अगर वो फॉरेस्ट में भी ट्राई मारता है, क्योंकि अभी तो देखिए आप जो भी है लिमिटेड है, इंजीनियरिंग वाले दे सकते हैं, बीएससी वाले दे सकते हैं, तो एक ऑडियंस भी लिमिटेड क्रिएट है इसमें। तो इस चीज जी का कहीं ना कहीं इन बच्चों जिनका जिनका बैकग्राउंड पीसीएम से रहा है उनको कहीं ना कहीं शायद फॉरेस्ट में फायदा मिले। आपके हिसाब से क्या है? बिल्कुल, पीसीएम या पीसीबी जो लोग हैं वो एक्चुअली इसमें एक फायदा पा सकते हैं, क्योंकि एक मतलब वही एक साइंस सेटेड जॉब है। तो मतलब उसमें ये चीज तो रहेगी कि आपका जो आपने अभी तक जो आपकी अभी तक ग्रेजुएशन हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो चीज भी आपकी कहीं ना कहीं फायदा करेगी, क्योंकि आपको उसको सिलेक्टेड क्राइटेरिया में रखा गया है। तो ये चीज आपकी मतलब अच्छी है, जो भी मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए अच्छी है, और उनको ये चीज करनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू सिविल सर्विस। और एज ए जॉब बहुत अच्छी है जब आप इस चीज मतलब के लिए। मतलब आपको मजा आ रहा है, अभी एंजॉय होता है पूरा एक अच्छा, अगर आप हाँ मतलब अब वही है कि चैलेंजेस हर चीज में रहते हैं और अपॉर्चुनिटी हर चीज में रहती है, तो दोनों चीजें हैं। चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीजें भी, लेकिन एज वही जो बात है कि एक एक दिल में सुकून रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो सर जी जैसे अभी नया सिलेबस जो जुड़ा है मेंस का, लाइक फॉरेस्ट्री ऐड हुआ है उसमें, तो अभी इससे पहले तो एमपी के बच्चों ने दूर दूर तक फॉरेस्ट्री को छुआ नहीं था जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो अभी जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से अगर देखा जाए तो तैयारी की जा सकती है? क्योंकि जब आप लोग थे तो उस समय ये सिलेबस था नहीं, जो ये चेंज हुआ है अभी, तो इस चक्कर में क्या है, काफी बच्चों को ना इसकी बुक्स मिल रही हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स आई नहीं है, और शायद कुछ कुछ जो आपके डिपार्टमेंट की बुक्स रहती हैं उससे भी पूछा जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो इसका कैसे एक बच्चा वो सर बनाए? देखिए, अब जब अपन तैयारी की बात करते हैं तो कुछ चीजें मैं मतलब ऐसे पहले बेसिक रख देता हूँ, फिर उसके बाद सिलेबस में जाते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज तो यह है कि फॉरेस्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं। फॉरेस्ट की तैयारी करना बहुत इजी है, मतलब ठीक है, थोड़ा उसका सिलेबस अलग हो जाता है, थोड़ी अलग होती है, लेकिन अगर अपन कंपेयर टू अदर कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स देखा जाए तो फॉरेस्ट की तैयारी का थोड़ा आसान है, क्योंकि फॉरेस्ट हर किसी ने पेड़ को उगते हुए देखा है। मतलब हिंदी है कोई, अब जैसे कई बार होता है इलेक्ट्रिसिटी आप भी नहीं देख सकते कि वो अंदर जा रहा है, वो अंदर अंदर तार में हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है वो सब। लेकिन पेड़ सब देख रहे हैं कि पेड़ एक जैसे सब कुछ सबने देखा होता है, सबको पता होता है कुछ बेसिक चीजें हैं, उसमें फूल लगते हैं कुछ या गम निकल रहा है, तो वो सब एक बेसिक आइडिया रहता है। तो यदि उसकी तैयारी की जाए तो फॉरेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जब हम एमपीपीएससी में फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि एमपीपीएससी का जब लिखा जाता है तो एमपीपीएससी हमेशा सिलेबस पे स्टिक करता है। तो जितना सिलेबस है उतना काफी है। उसी सिलेबस को अगर कोई भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो वो चीज हमेशा फायदा करने वाली और वही चीज आएगी ना है। तीसरी चीज ये है कि एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई करनी चाहिए कि जो भी मतलब जैसे कोई पढ़ा जाए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है कि हंटिंग नहीं होनी है, वो नॉर्मल सी बात है कि हंटिंग नहीं होनी, और ये एक लॉजिकल बात है। मतलब अब हंटिंग क्यों नहीं करनी है वो बात ठीक है, लेकिन किस किस चीज कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब जरूरी हो जाएगा किसी चीज को मारना, तो उसके फिर जैसे सेक्शन 9 में दिया हुआ है कि हंटिंग नहीं करनी है। फिर सेक्शन 11 सेक्शन 12 इन सब में ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी वो हैं सिचुएशन जिनमें ये सब चीजों को अलाउ किया जा सकता है। तो एक बहुत लॉजिकल फ्रेमवर्क में हर चीज डिजाइन की गई है। बस हमारा मकसद उतना है कि उस लॉजिक को समझें, जो जो चीज एक्चुअल जब डिजाइन करी थी तब वो लॉजिक उन्होंने क्या दिया था, सो दैट अगर वो चीज हम पकड़ लेंगे तो फिर पूरी तैयारी हम पकड़ सकें। फिर यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो ये है कि
अपने सेल्फ नोट्स होने, जितना भी मतलब आप मटेरियल इकट्ठा करो कहीं से भी, और जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें आप पे अपने नोट्स बनाते रहो। जैसे मैंने देखा कि आपकी भी यूट्यूब पे आप लोग भी इस चीज को फॉरेस्ट सर्विस के लिए आ रहे हैं, वहां से भी वहां से भी नोट्स, मतलब जैसे आपके वीडियोस देख के और बाकी जो मटेरियल है वो सब पढ़ के, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो नोट्स बनाते रहे अपना। फिर पांचवी चीज ये है कि एक इंटरनेट का यूज करना चाहिए। मुझे लगता है कई लोग बोलते हैं कि इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब जैसे कोरोना फैल रहा है, और अब मतलब ये है कि कोरोना फैल रहा है और हवा में फैलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवा बेकार है। अगर हम मास्क लगाएंगे तो वो चीज हवा तो सही है, वो संक्रमण नहीं फैलेगा। वही चीज यूट्यूब में एक मास्क लगा के, मतलब या इंटरनेट आप एक कभी भी अपना आप यूज एक जो करें, एक फिल्टर है मास्क वो लगा के यूज कीजिए, जो आपका एक फिल्टर है कि हाँ भाई आपको क्या देखना है क्या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई बादशाह है, आपको जी बताइए कोई भी क्लिक वही थंबनेल आया और बस मैं पढ़ाऊंगा आपको फॉरेस्ट्री। तो सबसे हाँ पहले जो आपने सही बहुत बात। अच्छी बात ये बताई कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि कई बच्चे सर ये गलती करते हैं एमपी में अक्सर, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ा नहीं जाता है इनसे। सिलेबस देख जरूर लेंगे लेकिन वो सिलेबस को कभी समझेंगे नहीं। एमपी के बच्चों के साथ कुछ कुछ जहां तक हमें लगता है और है ही ऐसा, रियलिटी है, क्योंकि सिलेबस पे उतना फोकस नहीं करते हैं। इन्होंने सुन लिया किसी दोस्त से, किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट से, अरे मैं तो सर ऐसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ क्या रहा है उनको खुद को नहीं पता है सर, ये होता है कभी। जी जी जी। नहीं तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब वही है कि जो सिलेबस आप सबसे पहले, जो मैंने किया था तैयारी के टाइम पे, मैं प्रिंट आउट निकलवा के मैंने रख लिया और उसमें सिलेबस हर एक चीज चिपका को दिया था। अंडरलाइन कर करके, हाँ हर एक चीज में ये करना है तो इस किस तरीके से करना है, वो चीज मतलब क्या है, उससे एक शेड्यूल तैयारी चलती है और पता रहता है हमें भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना सिलेबस हो गया, हर चीज चलती रहती है। और ये जरूरी है डेली डेली पढ़ाई करें और डेली शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करें। अपना एक शेड्यूल होना चाहिए, मतलब वही सिलेबस को बांट के, और जितना हो जाए, ऐसा नहीं कि इतना घंटे पढ़ना है, पर एक सिलेबस होना चाहिए कि इतना इतना मेरे को आज पढ़ना है। वो उस चीज से तैयारी करेंगे तो तैयारी जिस तैयारी, वो किसी भी चीज की तैयारी हो बेटर हो जाएगी। और एक टाइम को डिवाइड करके कि इस सब्जेक्ट में जैसे इनको इतना टाइम देना है, फॉरेस्ट्री को इतना, एनवायरमेंट वगैरह, तो वो सब चीजें डिवाइड कर, तो वो तो आप लोग भी समझा ही देंगे ये सब चीजें, बाकी टेस्ट नहीं देते आप रहें। अगर देखिए देखिए बच्चा हम लोगों की नहीं सुनता ना सर, हम लोगों को ऐसा बोलता है अरे वो तो कोर्स बेचने में लगे, तो ये बच्चों का होता है भाई, तो ऐसा नहीं है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सर लोग आपको डायरेक्ट खुद बताएं, और सेशन जैसे होते रहेंगे आगे भी। तो ये जो रियल जो रहता है कि सर खुद जॉब में है, उनको खुद नॉलेज है कि क्या कैसा है, तो आप उनसे ही सुनिए। क्योंकि आप देखिए भ्रम मत फैलाइए, लोगों से ये मत सुनिए कि ऐसा होता है वैसा होता है। जो सिलेक्टेड है जी ऑन फील्ड है, आप उनसे वो चीज की जानकारी लेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि फॉरेस्ट्री जो नया सिलेबस जोड़ा है वो अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं। लाइक यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो किया हुआ है, लेकिन जो अपना एमपीपीएससी वाला बच्चा है इसके दिमाग में तो थी नहीं वो चीज कभी कि ये आएगी भी जी फॉरेस्ट सही में। क्योंकि सर वो सही मैथ्स सही बात। रीजनिंग में ही डिपेंड थे कि हाँ मैथ्स रीजनिंग रहेगा तो हम लोग लगा देंगे आग जाके, कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स रीजनिंग साइंस। तो वो दिक्कत थी। अब ये जी बच्चे एमपी का ना ये इस चक्कर में थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहें कि अपन किस तरह से अपना टाइम एक शेड्यूल मैनेज करें, प्री और मेंस को दोनों को उतना टाइम दें, इस बारे में सर थोड़ा सा कीजिए। जी। तो जैसे जैसे मध्य प्रदेश का सिलेबस है, कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मतलब थोड़ा बायोलॉजी का, जैसे लूसेंट वो भी सब सब पढ़ते ही हैं। तो एमपी का जैसे मध्य प्रदेश एक परिचय है, या कुछ जो भी अन्य बुक्स आप रिकमेंड एक करेंगे, हिस्ट्री तो हो कुछ गया, अभी बुक्स रहती साहित्य है। हो गया, अभी जी हिस्ट्री जो नया सिलेबस है यूनिट 1, और पहली बात तो यूनिट के वाइज से डिवाइड कर दिया है तो बहुत अच्छा है अभी के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तैयारी करेंगे। क्योंकि सिलेबस उतना ब्रॉड नहीं रखा है, सबको यूनिट में डिवाइड कर दिया, तो उस चीज से शायद उस चीज का बहुत फायदा मिल सकता है बच्चों को, अगर खेलना बहुत चाहें तो फायदा है। खेलना वही चाहें। वही है कि एमपीपीएससी का जितना है वो पूरा सिलेबस में दिया हुआ है, उनका जो भी चीज है वही, उनका बाइबल कुरान वो सब चीज वही उसी उसमें बाहर दिया दिया है। हुआ है, ये चीज। हाँ, हम्म, उसके अब बाहर ज्यादा जाने की जरूरत, बस जितना है उतना बहुत है, और उतना अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उतना काफी है। काफी होता है। तो ये है कि जैसे मध्य प्रदेश की तैयारी तो चलती ही रहेगी, वो प्री के लिए चलती रहेगी, तो वो चीज मध्य प्रदेश, और जो बेसिक साइंस है, बेसिक मैथ्स है, क्योंकि सीसेट की तैयारी में भी बेसिक वो लगना होती ही है है सर। मैथ्स।
तो अरिहंत की बुक है, या फिर जिस तरीके से भी तैयारी की जाए वो मैथ्स अभी हो जाती है। उसके बाद ये जो एमई और जो करंट वाला जो पोर्शन है और जो पॉलिटिक्स वगैरह ये सब चीजें, तो वो सब तो कवर वैसे है। फिर जब मेंस पे आते हैं तो मेंस के लिए अब इसमें जब आएंगे तो मध्य प्रदेश का आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि प्री में तैयारी की हुई है, तो मध्य प्रदेश का एक रहेगा कि इतना इतना तो आपके पास रहेगा ही। जो भी समस्या आती है वो आएगी और एनवायरनमेंट में। एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री। तो जब फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में तो ये एक बुक है, अब वो थोड़ा इंग्लिश में है, तो मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा समस्या हो सकती है उससे। पर निकंदन एंड प्रभु करके एक बुक है, वो काफी अच्छी बुक है, इंडियन फॉरेस्ट्री। उसको उसको मतलब रिकमेंड करूंगा कि मतलब सब लोग खरीद के तो रख ही लें। उसमें इतना तो रहना चाहिए कि जो चीज वैसे समझ नहीं आ रही है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें उसके अंदर पूरा सिलेबस इनफैक्ट ज्यादा ही है जितना मध्य प्रदेश का सिलेबस है उससे बहुत। पर जितना जितना जरूरी है उतना उतना, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे एक NTFP नॉन वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक टॉपिक है, तो उसमें कुछ है जैसे फाइबर हुआ और ये फ्लॉस, और तो उसके लिए कुछ कुछ नाम है, वो साइंटिफिक नाम याद करने पड़ेंगे उनका, वो थोड़ा सा जानकारी के लिए। तो साइंटिफिक नाम हमेशा इंग्लिश में नहीं रहेंगे, तो वो चीज वहां पे काम आ जाएगी। हाँ, ये चीज आप वहीं का वहीं ले सकते हैं। कुछ में वो बुक काफी मतलब ये है कि एज अ लास्ट रेफरेंस मटेरियल वो बुक बहुत अच्छी है। और बाकी तैयारी की बात करें तो जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ये मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में। तो उसके लिए एक तो अभी ऑप्शनल का फायदा ये है, क्योंकि मतलब आप जो पढ़ेंगे ऑप्शनल में फायदा ये होता है कि आप चार ऑप्शन रहते हैं, तो आपको पता है कि ये चीजें हैं, वो आपके सामने है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं है। छोड़ दीजिए। तो हाँ, इस अगर आपको एक्टिव तो मार्किंग उसको भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी आ गई अभी। जी, तो तो वही है कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे उस चीज को तो आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपने कहा तो ज्यादातर चीजें या तो घुमाने लगोगे या कुछ ऐसा, तो उसमें इशू रहेगा। इसमें आपको ही वो नहीं है, इसमें ये है कि सामने दिए हुए हैं, यदि आपने वो चीज कर लिया, यदि आप वो चीज की है, और अगर बेसिक वही है कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो चीज आ भी जाएगी, तो आप आराम से मार्क कर सकते हो। आप ABCD पता है, और आप मतलब एक तो इसमें ऑप्शन में ये चीज है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। दो ऑप्शन अगर गलत तो फिर आपको फिर समझ में आ जाए कि हाँ चलो ये हो ये सकता है। हो मतलब सकता एक अगर आप लॉजिकली उस चीज को वो फॉलो करें तो ये चीज काफी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उसकी हेल्पफुल रहता है, है, हेल्पफुल रहेगा इस बार। मुझे ऐसा लगता है। और सर इंटरव्यू, तो कई बच्चों के मन में डाउट लास्ट कि भाई मेंस प्री जी, निकल गया, मेंस निकल गया, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू किस तरह से काम करेगा अगर लगभग देखा जाए। एक बार और मतलब पहले थोड़ा सा सिलेबस और कवर करने का तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद एंड पे आता हूँ। तो जैसे सबसे पहली चीज जो रहती है, जैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड और ये सब कितना फॉर कवर है, क्या चीजें हैं, ये सब किसी को पढ़ना है तो उसके लिए एक स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की। वो रिपोर्ट मतलब उसको पूरा तो ना देखे, लेकिन पूरी तो बहुत बड़ी है, पर उसमें से एक समरी, उसकी समरी हर जगह मिल जाएगी, तो उसकी समरी देख के और उसमें से मध्य प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, इंडिया में कितना फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के टाइप क्या है, एक चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो करते हैं, वो चीज। और बैकग्राउंड जो भी फॉरेस्ट का है तो वो एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ये सारी चीजें, जो पहला जो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है वो उसमें से काफी हद तक कवर हो जाएगा। बाकी फिर बॉटनिकल नेम और फैमिली तो मतलब जो उसमें दी हुई है काफी, जैसे टीक, बहेड़ा, आंवला वगैरह, तो इन सब का खुद के नोट्स बना के उसको हाल कवर की जा सकती है। फिर हम लोग आते हैं जैसे फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाले पे।
तो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में वही डेफिनेशंस क्या है, अब ये मणिकंदन की बुक है, और एक मध्य प्रदेश लघु उद्योग कर की वेबसाइट है, वो मैं आपको भेज दूंगा बाद में। जी जी। तो ये सारी वो वेब में भी काफी चीजें दी हुई हैं फॉरेस्ट में, मतलब जैसे नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो मध्य प्रदेश में यूज होते हैं, वो सारी चीजें हैं। और उसके अलावा काफी चीजें जैसे ये है वुड प्रोडक्ट, वुड सीजनिंग, वुड प्रिजर्वेशन, प्लाईवुड, पार्टिकल वुड, इसके बारे में यूट्यूब पे भी काफी कुछ मिल जाएगा। किसी को वैसे पढ़ना है तो वैसे भी पढ़ने का देख सकते हैं, जैसा मैंने वो नेप्टेल वाली वो बताई, वो चीज काफी अच्छी है। और बाकी मतलब थोड़ा बहुत यदि नेट देखा जाए तो ये सारी चीजें भी कवर हो सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। और मतलब बेसिक लॉजिक है। और फॉरेस्ट की चीज बहुत अच्छी है कि सिर्फ सब कुछ लॉजिक पे है, मतलब ये चीज है, अब किसी पेड़ की गोलाई कितनी है वो एक लॉजिकल है, अगर ज्यादा गोलाई होगी तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा मतलब रॉकेट कहीं पर भी नहीं है। फिर अपन आते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन पे। फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए बेयर एक्ट, जितना हो सके बेयर एक्ट तरह ले लें। एक स्लाइड शेयर पे काफी सारी पड़ी रहती है, स्लाइड शेयर में काफी सारी चीजें स्लाइड्स में दी हुई हैं, तो वो स्लाइड शेयर में काफी चीजें मिल जाएंगी। और जब भी कोई एक्ट या कोई ऐसी पढ़े तो मेन चीज है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या क्या चीजें क्लासिफाई की गई, उसमें पावर किसके पास है, कौन सी पावर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या। अब जैसे कोई भी ऐड पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 जो होता है वो हमेशा डेफिनेशंस का होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो हमेशा सेक्शन अच्छे से होना चाहिए। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जहाँ किसी की पावर बताई है, तो क्या पावर है, क्यों है, इससे है, वो सब चीजें साधिका को क्या पर्स है, रजिस्टर क्या है, ईएफओ क्या है, वो सारी चीजें वो एक चीज मुझे चले, क्या वैल्यू क्या है, किसके क्या पास है, और क्या क्या जो बैंक की है, क्या चीज उसमें क्लासिफाई गई है। इस तरीके से जब बेयर पढ़े या साइड पर पढ़े या वगैरह करके ये सब चीजें। सर थोड़ी सी आवाज इंटरप्ट हो रही है अपनी, आपकी। अच्छा, हेलो, थोड़ी सी आवाज इंटरप्ट हो अभी रही है। क्या? हाँ, अब सही आ रही है सर, अब डन। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब काफी मतलब ऐसा तो नहीं है ना जो नहीं समझाया हो, ऐसा नहीं भी नहीं, कुछ था क्या? बहुत कुछ बता दिया आपने बच्चों को, काफी हेल्पफुल रहेगा इतना। जी हाँ जी। जी। और और बाकी फर्स्ट जैसे प्रोटेक्शन हुआ, ट्राइबल तो वैसे भी काफी कवर हो जाती हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट के लिए नीरज नचिकेता है या दृष्टि आईएएस की बुक है। फिर जैसे शंकर आईएएस की है, इंग्लिश मीडियम में है, तो ये सारी बुक्स जो अच्छी, इन सब से हो जाएगा। बाकी लूसेंट से बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो लूसेंट या फिर वो सब आप ज्यादा बेहतर बता भी देंगे उनको। तो कई बच्चे एनसीईआरटी में रहते हैं कि एनसीईआरटी से सर जैसे डिटेल में पूछा जा रहा है अभी साइंस जो रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, तो सर एनसीईआरटी पढ़ लें 11th 12th की, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा। मुझे लगता है कि अब जैसे मैं मैथ्स कर रहा हूँ, तो मुझे बायो का वो सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल आया था। हम्म। तो वो चीज मतलब ऐसे एनसीईआरटी से पढ़ने से अच्छा मुझे लगा कि जितना वही सिलेबस है उसको सार तो लेके। कम से कम मैं कवर करके सार लेके उसका जो भी पूरी समरी बने, और उसको अपना सेल्फ नोट से ही मैंने ज्यादा ट्राई किया पढ़ने का। वो तो फिर मतलब काफी डिपेंड अच्छा करते करता हैं। है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो वो ज्यादा पढ़ सकता है, पर अगर टाइम को मैनेज करके चलना है तो जितना कंसाइज में पढ़े वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सर अभी देखिए अब आप टाइम से जी कम बचा है, जैसे लाइक अभी प्री होना है 20 जून की जो संभावित डेट है, और उसके बाद फिर मेंस के लिए 2 से 3 महीने मिलते हैं, तो मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी है ना। तो इसका जो एक सार, एक आप एक छोटी सी ब्रीफ दे दीजिए इस बारे में कि क्या मतलब कर सकते हैं स्टूडेंट जो हैं इतने कम समय को मैनेज करते हो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। वही, जैसे अब प्री की तैयारी तो अभी से करेंगे तो मध्य प्रदेश का जितना भी पोर्शन है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि सब लोग ऑलरेडी नोट्स बना के चलें। बाकी जो
जो करंट अफेयर और ये सब चीजें हैं वो फिर वो पढ़ते रहेंगे, वो चीज होती रहेगी, मतलब वो चीज तो चलती रहेगी। पर जितना स्टैटिक का पोर्शन है, जितना भी मध्य प्रदेश में स्टैटिक है। हेलो। आ रही है सर, आ रही है। जी। हेलो। जी आ रही है सर। तो जितना भी मध्य प्रदेश का स्टैटिक है वो पोर्शन तो कम से कम आप मतलब जितने भी बच्चे हैं सब पहले ही कवर करके रखें। और उसके बाद मतलब ताकि उस उतनी मेहनत न रहे। मेंस के टाइम पे जब जाएंगे तो एक तो मतलब आंसर राइटिंग करना स्टार्ट, आंसर राइटिंग अच्छा है, इसमें तो डिस्क्रिप्टिव है। तो आंसर ही मतलब यह है कि वही ऑब्जेक्टिव लगाना, फिर जितने ज्यादा टाइम वो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज जैसे प्री के बाद जब मेन आएगा तो प्री और मेंस के बीच एक एक डेढ़ महीना काफी है इतनी तैयारी करने के लिए। जो फॉरेस्ट्री जो बेसिक मतलब जो जितनी इसका सिलेबस है वो कवर करने के लिए एक डेढ़ महीना पर्याप्त है। एक डेढ़ महीना भी यदि आप मानो तो डेढ़ महीने के बाद आप एक महीना रिवीजन का रहेगा की चीजें भी कवर करने को रहेंगी। और मतलब ये भी है कि मध्य प्रदेश का भी डेली पढ़ते रहे वो ज्यादा है जितना भी, क्योंकि सिलेबस को ऐसे करना मतलब एक बार एक चीज खत्म करें एक बार ऐसा मुश्किल हो पाता है। दोनों चीजें अगर साथ में रहे, 2 घंटे आप मध्य प्रदेश को दें, 3 घंटे आप फॉरेस्ट्री को दें, या आपको मध्य प्रदेश में कम हो रही है तो उसको ज्यादा टाइम दो, अपने हिसाब से सबको मैनेज कर। सबका अपना अपना लेवल रहता है हर चीज को, हर टॉपिक का। तो वो अपने हिसाब से स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उसको क्या चीज कंफर्टेबल है। पर ये है कि 5-6 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम निकालें। चाहिए। तो जी, तो वो फिर अपने ऊपर है। पर एक डेढ़ महीना ये करने के बाद उसके बाद फिर एक महीने में रिवीजन भी आएगा और काफी चीजें मतलब ये सिलेबस में काफी चीजें कवर हो जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वो फिर ऑब्जेक्टिव करने में इशू आएगा। वो बहुत मतलब सिंपल ना हो भले ही, लेकिन वही है कि एक लॉजिक आप उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये चीज सही है। वो है। सर कुछ उसके की बाद आप पॉइंट्स बता दीजिएगा। मतलब बच्चों को की पॉइंट्स बता दीजिएगा शुरू से स्टार्टिंग तक जो अपन ने बताया, उनके सर की पॉइंट्स आप बता दीजिए कि हमें क्या क्या किस हिसाब से वो करना है शॉर्ट में। जी, तो जैसे मध्य प्रदेश के लिए तो जो बुक्स हैं, मध्य प्रदेश एक परिचय हुआ, और ये जो मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं वो सब आप लगाते रहें। उसके बाद फॉरेस्ट्री की जब बात करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए आप मणिकंदन की बुक लेकर उसमें से जितना हो सकता है उतना पढ़िए। जो समझ आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं समझ आ रहा है उसको नेट पर ढूंढ लीजिए, या फिर और जैसे आप भी उसकी जो लेक्चर तो वो डाउट करके या किसी भी तरीके से वो चीज कवर की जा सकती है। मध्य प्रदेश वन विभाग की एक बार वेबसाइट पे जाएं और उसमें जरूर देखें कि क्या क्या है। उससे भी काफी कुछ चीजें, जैसे उसमें काफी विधिक जानकारी और ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, तो उससे भी काफी पोर्शन कवर हो जाएगा वो चीज। और एक्ट सारे देख लें, यूट्यूब एक वाइज यूज यूट्यूब का करें। इकोलॉजी और इन सब के लिए जैसा वही नीरज नचरा और दृष्टि आईएएस इन सब की बुक्स यूज करें। और वह जैसा मैंने पहले भी कहा, सिलेबस को स्टिक करें। जो जो सिलेबस में पूछा गया उसके बारे में आप जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज है, ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। वो चीज आप कवर करें जितना उसका डायमेंशन कवर करके, और उसको एक सेल्फ नोट्स में अपने तरीके से उसको बनाते रहें। बस इतना काफी है मेरे ख्याल से कि आपका फॉरेस्ट में सिलेक्शन होने के लिए इतनी चीजें बहुत रहेंगी। जब अब जैसे इंटरव्यू पे आते हैं, अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पे कवर कर लेता हूँ। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू 50 मार्क्स का है तो काफी हद तक तो चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इंटरव्यू में जो क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि आपकी रैंक क्या बनेगी। तो इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने जिले के बारे में पता होना चाहिए, राज्य के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए, अपने बारे में भी, जैसे अपना नाम क्या। तो मैं इंटरव्यू के जैसे अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको अपने बारे में पता हो, अपने जिले के बारे में, अपने नाम के बारे में पता हो, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता हो।
जितनी भी जानकारी आपके बारे में है, आपने कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, उसके बाद आप फॉरेस्ट में क्यों आना चाहते हैं, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपके पास हमेशा प्रिपेयर रहने चाहिए। और आपके जिले में क्या क्या समस्याएं हैं, आपके जिले में कौन से पेड़ पौधे वन्य प्राणी क्या क्या पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, कहाँ पे फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट के अलावा भी कृषि क्षेत्र, जैसे अभी कृषि के बारे में बहुत हो, क्योंकि फार्म लॉज और फार्म प्रोटेस्ट वगैरह का चल रहा है, तो कृषि कहाँ पे क्या होती है, कैसे होती है। या फिर जो भी करंट में टॉपिक्स हैं, अब जैसे कोविड के बारे में कई चीजें पूछी जा सकती हैं कि कोविड में लॉकडाउन हुआ वो सही है या नहीं है। या इस तरीके के कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ कैसा है और मध्य प्रदेश में कैसा होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रहना है। कई चीजें मतलब जैसे कई कई लोगों को ये टेंशन रहता है कि मतलब आंसर नहीं दे पाएंगे तो क्या, आंसर नहीं दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या आप एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या आप कल को उस कुर्सी पे बैठ सकते हो जहाँ पे मतलब कि आप लोगों को कुछ चीजें बता सको। ऐसा जरूरी हर कोई सर्वज्ञाता तो कोई नहीं, पर जरूरी ये है कि आप जितना बता रहे हो सही बताओ। और अगर नहीं आता तो सॉरी बोल के चुपचाप, मतलब कोई कोई उसमें ईगो पे लेने वाली बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता। और एक स्माइलिंग पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी लेके आपको मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी है ये। अगर आप मॉक वगैरह दें तो ज्यादा बेटर है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, मेंस, प्री, हर एक चीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट दें। आप अपने आप को टेस्ट करते रहें। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि मतलब जब हम तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अभी पहले पढ़ लेते हैं, टेस्ट वेस्ट फिर बाद में देखेंगे। या मतलब अब ये सब चीजें जो है वो बाद में देखी जाएगी जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वो चीज, वो स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से गलत है। आप टेस्ट लगाते रहिए। आप मतलब जो प्रीवियस ईयर्स हैं या जो भी चीजें, जैसे कई बार प्रतियोगिता दर्पण या इन सब में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लगाते रहिए। हर एक तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहिए तो उससे अपना मेंटल सेटअप भी खुलता है। और सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि जो एग्जाम पूछ रहे हैं, कई जो भी एग्जाम अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, तो उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है क्वेश्चन बनाते टाइम। तो जब हम उसके आगे जब पढ़ाई करेंगे तो हमारे दिमाग में भी ये चलेगा कि इस चीज को इस एंगल से भी कवर किया जा सकता है। तो टेस्ट देते रहें, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज वगैरह जो भी है। अपने आप को जितना ज्यादा शेड्यूल और जितना ज्यादा एक अच्छे मतलब उसमें एक डिसिप्लिन तरीके से जितनी तैयारी होगी उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा आगे चल के। और आगे चल के लाइफ में भी फायदा रहेगा और आगे चल के इस तैयारी में तो फायदा है ही है। मतलब जॉब में मेरे भी ख्याल इसका से बेनिफिट है काफी। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मतलब लाइक जब आप एक अच्छे अधिकारी बन जाते हैं तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा मिलता है। जब अगर आप शुरू से ही एक शेड्यूल हैं, डिसिप्लिन व्यक्ति हैं, जी तो उसका आपको फायदा आपकी जॉब में भी देखने को मिलता है। लाइक जैसे आप लोग हैं अभी, अगर शुरू से वो स्टूडेंट वाली लाइफ रही होगी जब एकदम शेड्यूल दीवार में सिलेबस चिपका के बस देखा करते थे, जी मैथ्स लगे रहते थे रूम में जब पढ़ते होंगे आप। बिल्कुल। हाँ तो हाँ, और वो कई बार वाली। मतलब ऐसा नहीं हाँ, होता, ऐसा भी होता है कि कई बार शेड्यूल हम लोग लगा लेते हैं और बहुत वो लगाते हैं कि अब तो ये कर देंगे, अब तो ऐसा कर देंगे एक दिन में, ऐसा वो चीज तो नहीं हो पाती है। हाँ, सबके साथ यही होता है कि वो एकदम से पहले शेड्यूल बनाते हैं, 2-3 दिन सब बढ़िया उसमें रहते हैं और उसके बाद फिर सारा लाइक एकदम वही वाला है ना, सब मैं जिम टेस्ट जाऊंगा मोड वाला में जाता काम है। है कि मैं जी रेगुलर जिम जी चालू कर दूंगा तो 4 दिन की चांदनी होती है वो शेड्यूल भी। लेकिन अगर उसको अच्छे से फॉलो करें तो शायद जी सिलेक्शन उसी पे निर्भर करता है सर। बिल्कुल। देखा जाए तो। मेरा मतलब ये है, वही है कि हर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक शेड्यूल बनाए, वो ज्यादा जरूरी है। हमें ये नहीं कि एकदम से मतलब हर चीज आज ही पढ़नी है। अगर 2-3 महीने का टाइम है तो उसमें 60-70 दिन है, आपको 60-70 दिन मिलते हैं हर एक चीज को शेड्यूल करने के लिए। तो आप उसको उसी हिसाब से, अपने हिसाब से शेड्यूल करो। जैसा आपको लग रहा है कि मैं आज 4 टॉपिक खत्म कर सकता हूँ तो आप 4 करो।
3 हो रहा है तो 3 करो, लेकिन उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। को और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो अगले दिन करो, लेकिन उसको टालने का मतलब यही है कि एक जितना डिसिप्लिन आप, अगर 80% भी डिसिप्लिन रहेंगे तो मेरे ख्याल से उतना काफी है। लेकिन कई बार वो 80% लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो एक बार जो चीज छूटना चालू होती है तो फिर वो छूटती जाती है और वो फिर पाइल अप होता रहता है। तो उसके बाद फिर लगता है कि अब क्या, वो सबसे चीज ज्यादा नहीं है। दिक्कत ये भी है सर, याद नहीं होता बच्चों का। एक सबसे बड़ा वो है यहाँ का, एमपी के बच्चों सभी के साथ होता है सर, हमें याद नहीं होता कुछ, कितना भी पढ़ ले याद सही नहीं बात होता। है। तो उसके लिए सर कुछ टिप्स अगर अपन देना चाहें कि कैसे आप जी, किसी चीज को प्रॉपर एक मैनेज कर सकते हो, या जो अपन पढ़ रहे हैं उसे प्रॉपर याद रख सकते हैं अपन। जैसे मतलब अब ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मेन इशू ये रहता है क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत सारी चीजें फैक्चुअल भी रहती हैं, और कोई भी इतना फैक्चुअल याद नहीं करते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 90% ऑफ द लोग तो नहीं, कुछ लोग रहते हैं जो कर सकते हैं, पर वो तो फिर कर ही रहे हैं। जो जो बाकी लोग जो नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से जरूरी ये है कि जो मैंने भी फॉलो किया था और जितने लोगों से मैंने बात की उन लोगों ने भी यही फॉलो किया है कि अपने नोट्स बनाते रहे। क्योंकि अपनी राइटिंग में जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम उसको उसी तरीके से ले, जैसे हमें भी पता रहता है कि हम वो चीज, और पहली चीज अपने नोट्स बनाएं, जैसे भी बनाएं, अच्छे बुरे। और एक एक जब आप नोट्स बनाएं तो एक पेज को 2/3 और 1/3 में बांटें। 2/3 पेज जो है उसमें लिखें जो भी कुछ लिखना है, और 1/3 खाली छोड़ दें। तो जो भी, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आया, जो चीज आपने ऑलरेडी लिख रखी है, तो अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ करंट मिल रहा है तो जो 1/3 आपने छोड़ा हुआ है वहां पे आप साइड में लिख लो कि ये चीज इससे रिलेटेड है। उससे क्या होगा कि मतलब वहीं का वहीं आपका स्टैटिक भी कवर हो गया, वहीं का वहीं आपका करंट भी कवर हो गया, तो दोनों चीजें एक साथ जाएंगी। ये चीज बहुत फायदा करती है। और वही, अब पहली चीज नोट्स, जब फैक्ट वगैरह याद करने की बात है तो पहली चीज आप उसको सेल्फ नोट्स बनाएं। जो जो टफ चीजें हैं उनको वहीं लिखें, और 2-3 बार लिख लें, या कहीं और भी, मतलब अब पहली बार आप नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, छोटी सी डायरी हो सके तो रखने का। और उसके बाद मतलब जैसे ही नोट्स बना, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है नहीं यार ये चीज मेरे को नहीं आ रही समझ में, तो एक छोटी सी डायरी में उसको एक छोटा छोटा करके लिख लो। तो आपके पास वो जो कठिन चीजें होंगी वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए रहेगा। तो वो हाल डायरी में, छोटी सी डायरी में आप देख के जब आप जा रहे हो एग्जाम देने, या फिर बाद में ऐसे बीच में कुछ टाइम मिलेगा, तो उस टाइम पे आप वो चीजें भी कवर कर सकते हैं। वो चीज बहुत फायदेमंद रहती है। एक मतलब पहले तो एक नोट्स खुद के बना, उसके बाद फिर एक छोटे से कंसाइज नोट्स, जो बहुत मुश्किल लग रहा है, जो जो फैक्ट याद नहीं, ईयर हो गई या ये सब चीजें, वो सारी चीजें उसके लिए। और रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए। बाकी नाइस सेशन सर विथ यू, मजा आ गया, मतलब मुझे तो आ गया, और जो ये वीडियो देखेंगे उनको तो आना ही है, वो तो मुझे पता है। आपको तहे दिल से धन्यवाद ऑल एग्जाम प्लीज की पूरी टीम की तरफ से सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे जुड़े, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू बच्चों। जितना ये है कि जितना मतलब मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जितना ज्यादा इसके बारे में जानकारी हो उतना ज्यादा अच्छा है। फॉरेस्ट के लिए भी अच्छा है कि उसको ऐसे ब्रिलियंट लोग मिलें जो फॉरेस्ट के बारे में कुछ सोचें, और आगे मतलब वही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचें। और उन लोगों के लिए फायदा ये है कि उनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, हर तरीके का काम है, जिस तरीके से इंसान को काम करना हो। तो ये चीज बहुत अच्छी है। बाकी थैंक यू आपका भी, क्योंकि भाई मतलब इतना कोई मुझे भी आइडिया नहीं है लेक्चर देने का, बट ये है कि एक नहीं, बहुत शानदार, वही जितना हम गाइड कर सकते हैं उतना ज्यादा गाइड करना मुझे लगता है कि सही है। जितने लोग इस बारे में जाने उनका उतना सही है। दूसरा एक चीज अभी के टाइम के हिसाब से ये भी है कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि सभी लोग, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, आपको सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, वो बहुत जरूरी है।
बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई थिंक दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्रैक इट, सो यू शुड गो एंड क्रैक इट। थैंक यू, थैंक यू आपको और थैंक यू आपकी टीम को और उन सभी को जो सुन रहे हैं। थैंक यू।